हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का हमें ऑलरेडी पहले क्या पता है। हमारी मेमोरी है जिसके अंदर क्या होता है, जो प्रोसेसेस हमारे सीपीयू में जाने होते हैं वो पहले कहाँ पे आते हैं, टेम्पररी कहाँ पे पड़े होते हैं। मैम पहले हार्ड डिस्क पे होते हैं, जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तो मेमोरी में आ जाते हैं। टेम्पररी हमारे जोन से हार्ड डिस्क में हमारे जो प्रोग्राम है वो हमारा हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा होता है। जब हम प्रोसेसेस की बात करें, दैट मीन्स जब वो प्रोग्राम एक्टिव हुआ है, प्रोसेस की मैंने बात की है, और वो टेम्पररी किधर हमारा स्टोर होगा, मेन मेमोरी में। जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी वो दोबारा जो सा है वो अपनी जो ओरिजिनल प्लेस है उधर जाके रिसाइड कर लेगा। तो अब मेन मेमोरी के अंदर हमारे एट अ टाइम मल्टीपल काम हो रहे होते हैं। क्या क्या हो रहा होता है, हमारी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही होती है, राइट, हमारी स्केजुलिंग हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारा जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब हो रही होती है, पीसीबी वगैरह हमारी जो चीजें होती है वो कहाँ पे सारी राइट कर रही होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारी मेन मेमोरी में। और अब जब मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं मेन मेमोरी में, तो दैट मीन्स कि हमें उसके लिए एक मैनेजर भी चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि मेमोरी कैसे कैसे मैनेज होती है, मेमोरी स्पेस को हम कैसे मैनेज करना, एलोकेशन है, मेमोरी एलोकेशन, दैट इज अ वेरी लाइक इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए आपने किसी प्रोसेस को मेमोरी कितनी देनी है। जब हम पढ़ रहे थे एक प्रोग्राम का उसको मेमोरी एलोकेट होती है, तो उसके बाद वो मेमोरी कैसे स्टैक और जोन सा है ना हमारे प्रोग्राम के दरमियान जोन सा है ना वो चेंज होती रहती है। अगर कुछ याद हो, आई थिंक तो चैप्टर नंबर 3 में हमने ये बातें पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है वर्चुअल मेमोरी के बारे में। वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद होगा कि जब आपकी मेन मेमोरी फुल हो जाती है और आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है, ज्यादा जो आपकी ओरिजिनल मेमोरी है उससे ज्यादा यूज करने के लिए आपको स्पेस चाहिए होती है, तो हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट जो सा है ना वो डेडिकेटेड होता है आपकी मेमोरी के लिए। जैसे अब हमने जब ये बात की थी तब आई थिंक सो आपकी क्लास में ये बात हुई थी, मोबाइल फोन्स की बात हुई थी कि कब काफी ऐसे फोन आ गए हैं जिसके अंदर आपका वर्चुअल मेमोरी का कुछ पार्ट भी होता है, कि अगर ओरिजिनल आपके जो मोबाइल है उसकी रैम हम कहते हैं 4 GB है, तो 4 GB एक्स्ट्रा रैम जो है वो एक्सटेंड हम कर सकते हैं आपके उसमें से मोबाइल की हार्ड ड्राइव में से। आपका मोबाइल का जो रोम है उसमें से कुछ पोर्शन जो सा वो आप वर्चुअल मेमोरी को जो सा वो के लिए एलोकेट कर देते हैं। याद है ये बातें? ओके, सबसे पहले क्या है जी हमारे पास, मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच हैंडल्स एंड मैनेजेस प्राइमरी मेमोरी और मूव्स प्रोसेसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास क्या है कि जब आपके प्रोसेसेस आपके मेमोरी के अंदर आ जाते हैं उनको मैनेज करना, और जब आपके जो प्रोसेसेस हैं वो मेमोरी से हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क से आपके मेमोरी में जोन सा है वो जोन सा है ना वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनको भी मैनेज करना आपका मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। Memory management keeps track of each and every memory location regardless of either it is located to some process or it is free। अब जो मेमोरी मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल खैर पूरा चैप्टर आई मीन पूरा कोर्स हमने जोन सा है अपने एडमिन ऑफिस के जोन सा एग्जांपल लेते हुए हमने किया। तो इधर भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे सर नासिर हैं जिन्होंने हमारे क्लास का स्केड्यूल मैनेज करना होता है, तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कौन से रूम हमारे फिलहाल फ्री हैं, कौन से रूम ऑक्युपाइड हैं, किस टाइम पे कौन सा रूम किस क्लास के साथ होता है, ठीक है, कौन से टीचर किस क्लास में कौन सा रूम लेते हैं। इसी तरह जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है या जो मेमोरी मैनेजर होता है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी मेमोरी कितनी एलोकेट हो गई है, कितनी हमारी फ्री है, कहाँ से हमारी मेमोरी किस पोर्शन से फ्री है, किस पोर्शन से जोन सा वो एलोकेटेड है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास मेमोरी मैनेजर के पास होती है। हाँ जी, आगे क्या है।
इट चेक्स हाउ मच मेमोरी इज टू बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। अब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो डिफरेंट मेमोरी साइज जोन्स है ना उनको रिक्वायर्ड होते हैं अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए। तो वो जो मेमोरी असाइन करनी होती है वो किसने करनी होती है, मेमोरी मैनेजर ने ही करनी होती है। ठीक है। मेमोरी जो मैनेजर है वो बताएगा किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी मेमोरी है वो डिफरेंट, उसकी जो पार्टीशन है वो डिफरेंट तरह की होती है। कुछ हमारी स्टैटिक हमारी पार्टीशन होती है कि एक फिक्स जोन सा है ना, वो पार्टीशन हमारी होती है। कुछ हमारी डायनामिक होती हैं जिसमें क्या होता है कि आप जैसे ही आपका कोई प्रोसेस आया उसको जितनी मेमोरी की स्पेस जो है ना नीडेड हुई वो उसको उतनी ही असाइन कर देगा। आगे क्या लिखा हुआ है जी, इट डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम। ठीक है, किस प्रोसेस को किस वक्त हमने कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। It tracks whenever some memory gets freed or unallocated and correspondingly it updates the status। जैसे ही किसी प्रोसेस ने मेमोरी को जोन सा है वो लीव किया, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो प्रोसेस है वो आपके मेमोरी मैनेजमेंट में जो स्टेटस है वो अपडेट हो गया। लेट सपोज 4 GB था जिसमें से 2 GB आप मेमोरी को यूज कर रहे थे। फिर 500 MB का लेट सपोज कोई प्रोसेस जोन सा है वो एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट हुई तो आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो मेमोरी है वो उसकी उसका स्टेटस चेंज हो गया। एक मेमोरी का आपको सिंपल स्टेटस चेंज करने का तरीका ये है कि अगर आप अपने टास्क बार में जाएं या टास्क मैनेजर जो सा है आप उसमें जाएं तो वहां पे आपको आपकी जो मेमोरी है उसका मॉनिटर जोन सा है ना वो एक नजर आता जाएगा, जहाँ पे आपको ये पता चलता रहता है कि आपका जो मेमोरी है उसकी यूसेज कितनी है सारी। रुकें, अगर मैं आपकी अपनी स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ तो ये देखें, एक सेकंड। हाँ जी। तो इधर जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक तरफ से शो हो रही है, ये आई हमारे पास ये स्टेटस वगैरह कहाँ से आया है, ये आपका मेमोरी जो मैनेजर है वो इस सबको जो सा हैंडल कर रहा है और आपको एट द एंड उसका एक डैशबोर्ड जो सा उसने वो बना के शो करा दिया है ताकि यूजर को इंफॉर्मेशन हो कि वो कितनी मेमोरी फिलहाल जो सी है वो यूज हो रही है। आगे हमारे पास अगर हम इधर देखें तो हमारे पास क्या है जी, कितनी मेमोरी जोन सी है वो इन यूज है, कितनी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद कैशेड मेमोरी जोन सी है वो हमारे पास कितनी है। उसके बाद अगर हम पेज और जोन सा नॉन पेज पूल, ये भी अभी हम थोड़ी देर तक पढ़ेंगे कि वो हमारे पास पेजिंग कितनी हुई हुई है। ठीक है, स्पीड क्या है, स्लॉट्स कितनी है, दिस एंड दैट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी मैनेजमेंट की अभी हम पढ़ते हैं। ये सारे एक तरह से मैक्सिमम टर्मिनोलॉजीज जो इधर हैं वो हम सारी देखेंगे। इसी तरह चले हमने ऊपर क्या है तो हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। फिर हम स्पीड वगैरह हमारे पास आ रही है एट अ टाइम जो है, कितने प्रोसेसेस के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है वो आपको शो हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने टास्क मैनेजर से देख सकते हैं। वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है जी, मेमोरी मैनेजमेंट की दो टेक्निक्स हैं हमारे पास, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। There are two memory management techniques, contagious and non-contagious. In contagious technique, executing process must be loaded entirely in main memory. In contagious memory allocation, each process is contained in a single contagious block of memory. Memory is divided into several fixed size partitions. Each partition contains exactly one process. Contagious technique can be divided into fixed or variable। हाँ जी, अब हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। कंटेजियस में अब हमारे पास क्या वो कह रहे हैं कि कंटेजियस में ऐसे होता है कि हम जो पूरा हमारा प्रोसेस है वो हमारा मेमोरी में लोड होता है। सिर्फ मेमोरी में पूरा प्रोसेस लोड नहीं होता, वो पूरा प्रोसेस हमारा जो सा है वो एक ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है। मेमोरी ब्लॉक्स हमारे बने होते हैं जिस तरह पार्टीशन हमारी होती हैं, जिस तरह हमारे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं और एक प्रोसेस हमारा एक जोन सा है ना वो ब्लॉक के अंदर आएगा। अब हम अगर आगे देखें कि आगे कंटेजियस टेक्निक जोन सी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज फिक्स पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन और डायनामिक जिसको हम कह लेते हैं।
उसमें हमारे पास क्या होता है कंटेजियस की, अगर आपको समझ आ गई कि आपका पूरा प्रोसेस जो है वो एट अ टाइम एक क्या है कंप्लीट करें सेंटेंस। लोड हो रहा है। यस, पूरा का पूरा प्रोसेस जो सा है वो आपका मेमोरी में लोड हो रहा है, ठीक है। तो अब एक इसमें चीज हमने पढ़ी जी, फिक्स पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन क्या क्या है? आपके मेमोरी के जोन से हैं वो पार्टीशन ऑलरेडी, हाँ जी 46 फिक्स मैं लोकेशन की बात कर रही थी, फिक्स पार्टीशन की। आपके कुछ ब्लॉक साइज बने होते हैं, वो ब्लॉक साइज जरूरी नहीं है वो फिक्स ब्लॉक साइज होते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक ब्लॉक साइज है वो 4 का है, तो दैट मीन्स के 4 से ज्यादा एमबी का डेटा आप उसके अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूं, अगर यूनिफॉर्म की चलिए हम पहले बात करते हैं, तो दैट मीन्स के आपकी जितनी भी लेट सपोज हम बात करते हैं कि 40 MB जोन सा आपकी पूरी टोटल मेमोरी स्पेस है, तो यूनिफॉर्म फिक्स लोकेशन ब्लॉक साइज में क्या होगा कि आपके 4 के जोन हैं 10 ब्लॉक्स बनेंगे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ नॉन यूनिफॉर्म की, दैट मीन्स के जरूरी नहीं है कि आपका जो ब्लॉक साइज है वो सेम लेंथ के हों सारे, वो डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं। अब डिफरेंट लेंथ के होने का क्या मतलब है? दैट मीन्स जैसे आप इधर नीचे भी देख रहे हैं कि एक 4 MB का प्रोसेस है, एक 4 MB का साइज है, एक 8 MB का है, दूसरा 8 MB का है, तीसरा 16 MB है। दैट मीन्स कि जो फिक्स्ड आपके पार्टीशन का जो साइज है ब्लॉक साइज वो दैट कैन बी वेरिएबल, लेकिन एक ब्लॉक साइज जो सा है ना वो एक स्पेशल एक जो सा ना परमानेंट परमानेंट कह लें या फिर एक फिक्स्ड नंबर होता है। डिफरेंस पता चला फिक्स्ड और नॉन यूनिफॉर्म में, फिक्स्ड यूनिफॉर्म एंड फिक्स्ड नॉन यूनिफॉर्म में। मैम एक तो फिर रिपीट कर दें। हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स जो सी हैं वो दो तरह की हैं। इसमें जो मेन चीज वैसे हम देखेंगे वो यही देखेंगे कि आपकी मेमोरी में आपके प्रोसेसेस को स्पेस कैसे एलोकेट हो रही है, ठीक है। हमने दो चीजें देखी, वन वाज कंटेजियस, सेकंड वन वाज नॉन कंटेजियस। जब हमने कंटेजियस को जो सा स्टडी किया तो कंटेजियस टेक्निक में ये था कि आपका जो एंटायर प्रोसेस है वो आपका मेन मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है, ठीक है। आपका पूरा प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, और आगे से क्या होता है कि आपकी जो मेन मेमोरी है उसको उसमें जो पार्टीशन है वो दो तरह की होती है, ठीक है। उसमें एक पार्टीशन है हमारी वो है फिक्स्ड, दूसरी हमारी पार्टीशनिंग को हम वेरिएबल कहते हैं। फिक्स्ड पार्टीशन में क्या होता है कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक जोन्स हैं, ब्लॉक साइज बने होते हैं, कुछ ब्लॉक बड़े होते हैं, कुछ ब्लॉक छोटे होते हैं। तो आपकी मेमोरी मैनेजर जो सा होता है वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेस स्पेस नीड, वो उनको उनमें से जो सा है प्रोसेस जो सा है वो एलोकेट कर देता है। अ, जैसे इधर देखें कि आपका एक प्रोसेस है P1, उसको 1 MB की जोन सा है ना जस्ट लोकेशन चाहिए, 1 MB की जोन सा है वो स्पेस चाहिए। तो सबसे छोटा जो ब्लॉक था हमारे पास वो 4 MB का था, तो मेमोरी मैनेजर ने क्या किया, P1 को जोन सा है वो सबसे छोटा ब्लॉक दे दिया। लेकिन हमारे पास P2 जब आया तो उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए थी, 7 MB स्पेस चाहिए थी। तो क्या हम उसको ब्लॉक 1 में, जो ये वाला ब्लॉक है, इसमें सेव कर सकते हैं? नो मैम। कर सकते क्योंकि उसका ब्लॉक का साइज छोटा है, और हमने ये बात की कि आपका एक जो प्रोसेस है वो एक ही ब्लॉक यूज करेगा, वो दो ब्लॉक यूज नहीं करेगा कंटेजियस में। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कोई 7 MB जितना ब्लॉक है हमारे पास या 7 MB से बड़ा है, उसमें हम 7 MB का जो प्रोसेस है वो सेव कर देंगे। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, 16 MB है हमारे पास इसमें स्पेस, 14 MB वाला प्रोसेस हमने इसमें रखा है क्योंकि बाकी तीनों में हमारा 14 MB नहीं आ सकता, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें एक और चीज है, दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमारे पास क्या है, जब आपके पास अ, एक फिक्स्ड फॉर एग्जांपल ब्लॉक साइज है,
जिसमें से उसमें मसला क्या है, अब हमारे पास अगर हम इधर की बात करें तो हमारे पास P1 जोन है वो 1 MB के, ब्लॉक साइज हमारा 4 MB के, और एक ब्लॉक के अंदर एक ही प्रोसेस आ सकता है। दैट मीन्स कि इस ब्लॉक में अगर हम सिर्फ 1 MB यूज कर रहे हैं तो बाकी 3 MB जोन हैं वो क्या है, हमारे वेस्ट हो रहे हैं। इधर हमारा 1 MB वेस्ट हो रहा है, इधर भी हमारा 1 MB वेस्ट हो रहा है, और इधर फिर हमारा क्या है, 2 MB जोन हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। समझ आइए कैसे वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो वेस्ट हो रहा है आपका, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, स्पेशली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जो आपकी मेमोरी एलोकेशन जोन सी है उसको करने के बाद आपकी एक्स्ट्रा स्पेस जोन सी है वो यूज में नहीं होती, उसको हम कहेंगे हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर हो गई है। ठीक है, समझ आई। अभी फ्रेगमेंटेशन क्या, आई थिंक सो फुल फ्लेज्ड डेफिनेशन नीचे है। This is the oldest and simplest technique used to put more than one processes in the main memory. In this partition, number of partitions, in this partitioning, number of partitions in RAM are fixed, but size of each partition may and may not be the same. As it is contiguous allocation, hence no spanning is allowed. Here, partition are made before execution or during system configuration. अब इधर जो बातें लिखी हुई हैं वो यही हैं कि आप एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस को जोन सा है वो मेन मेमोरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपकी कंटेजियस है तो सॉरी, उसके बाद है वही बात कि आपके जो मेमोरी का साइज है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन आपका जो पार्टीशनिंग के जो साइज हैं वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे इस केस में देखें तो 8 और 8 ये दो साइज, ब्लॉक साइज हमारे सेम है, लेकिन बाकियों के साथ ये डिफरेंट है। वही के फिक्स्ड हैं बट नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, मेरा हाल है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैंने आपको पीछे एक चैप्टर के अंदर काफी क्लियर आपको जो है ना वो मैंने समझाया था जब हम आई थिंक सो पढ़े थे नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के बारे में। उसके बाद इस इधर वो बात कर रहे हैं कि नो स्पैनिंग की, क्योंकि कंटेजियस है हमारा प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है जिस तरह मैंने बात की कि हम अ, एक ब्लॉक को ही यूटिलाइज करेंगे अपने एक प्रोसेस के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या होता है हमारा कि अगर ब्लॉक साइज हमारा बड़ा है और हमारा प्रोसेस साइज छोटा है तो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। और दूसरी हमारे पास ये केस तो होगा ही नहीं कि हमारा जो है हम दो ब्लॉक्स को लेके उसके अंदर हम अपना फॉर एग्जाम्पल 8 7 है और हमारे पास लेट सपोज 4 4 MB के दो ब्लॉक्स हैं तो हम उनमें अपने 7 MB को डिवाइड कर दें। कंटेजियस में हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, फिक्स पार्टीशन के एडवांटेजेस क्या हैं जी। एडवांटेज ये है इजी टू इम्प्लीमेंट, आपको पता है ये फिक्स साइज है, अपने साइज के हिसाब से जो सा मेमोरी को एलोकेट कर देना है प्रोसेसर्स को। उसके बाद लिटिल ओएस ओवरहेड, मतलब दैट मीन्स कि आपका जो ओवरहेड आएगा, फॉर एग्जांपल आपकी स्पैनिंग नहीं हो रही, आप डिफरेंट जोन से हैं वो मेमोरीज को यूज नहीं कर रहे, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका जो उसको क्या कहते हैं पूरा प्रोसेसिंग का जो स्केड्यूलिंग है उसमें कोई ओवरहेडिंग नहीं होगी। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है जी, आपकी फ्रेगमेंटेशन इसमें हो जाती है, लिमिट नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 ब्लॉक्स बने हैं तो एट ए टाइम आपकी मेमोरी के अंदर 10 प्रोसेसेस ही आ सकते हैं, और हो सकता है दरम्यान में आपकी इतनी स्पेस जाया हो रही हो कि आप 10 और प्रोसेसेस को ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्लॉक साइज जो है ना वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स उनके अंदर प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए। लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, आपके जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, आपके जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं, उनके ऊपर भी लिमिटेशन लग जाती है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो एट ए टाइम आप जो सा वो कर सकते हैं। सेकेंड वन इज वेरिएबल पार्टीशनिंग। वेरिएबल पार्टीशनिंग अब हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास जो साइज है वो डायनामिकली जो सा है ना वो एलोकेट होता है। It is a part of contagious allocation technique. It is used to alleviate the problem faced by fixed partition. In contrast with fixed partition,
In contrast with fixed partitioning, partitions are not made before the execution or during सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब फिक्स में हमारे पास जोन सा है ना, वो एट द स्टार्ट ऑफ जोन सा है ना सिस्टम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होती है उस वक्त हम सेट कर देते हैं कि हमारी जो पार्टीशन है वो कितने ब्लॉक्स होंगे, उनके क्या क्या साइज होंगे, दिस एंड दैट। वेरिएबल में ऐसे नहीं होता, ठीक है। वेरिएबल में आपकी कब होती है पार्टीशनिंग, जब आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। अगर 2 MB का एक प्रोसेस आया है, जैसे अगर हम नीचे देखें 2 MB का एक प्रोसेस आया है तो 2 MB का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। 7 MB का आया है तो 7 MB का ब्लॉक क्रिएट हो गया। 1 MB का आया है तो 1 MB का जो सा एक अलग ब्लॉक। जितनी जितनी MB का आपका आया है उतने ही आपका ब्लॉक जो सा है वो क्रिएट हो गया। इससे क्या होगा, हमारी फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। दैट मीन्स कि जब कोई हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी नहीं। ऑफ कोर्स ये एम्प्टी स्पेस हमारे पास सीपीयू की है, सॉरी रैम की है, लेकिन ये क्या हो जाएगी, यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल है। फिक्स्ड मेमोरी में हमारे पास क्या होता है, सॉरी फिक्स पार्टीशन में हमारे पास क्या होता था, हमारे पास अवेलेबिलिटी ही नहीं थी होती, जो एक्स्ट्रा हमारे पास फ्री स्पेस बच जाती थी उसकी। Various features associated with variable partitioning. Initially, RAM is empty and partitions are made during the runtime according to processes need instead of partitioning during system configured. The size of partition will be equal to incoming processes. The partition size varies according to the need of the process so that the internal fragmentation can be avoided to ensure efficient utilization of RAM. ये सारी बातें मैंने आपको उर्दू में बता दी है। मैं एक दफा डॉक्यूमेंट को भी रीड कर रही हूँ, कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा टर्म ना हो जो आपको बाद में समझ ना आए कि ये क्या था, ठीक है। Number of partitions in RAM is not fixed and depends on the number of incoming processes and मेन मेमोरी साइज। आपका मेन मेमोरी साइज जो होगा, आपका मेमोरी का जो साइज है उसके ऊपर और आपकी जो इनकमिंग प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने प्रोसेसेस आपकी मेमोरी में आएंगे। ठीक है। अब जो हमारे पास ऑलमोस्ट डिसएडवांटेजेस थे हमारे फिक्स पार्टीशन के, वो हमारे एक तरह से एडवांटेजेस बन गए वेरिएबल के। आपकी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, उसके बाद आपकी जोन सी है वो डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग की आपकी कितनी जोन सा ना हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जोन से हैं वो सीपीयू के साथ जोन सा है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग में पार्ट ले सकते हैं, उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और जोन सा है जो हमारे पास नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेसेस, उसके ऊपर भी हमारी कोई लिमिट नहीं है। आपका प्रोसेस का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन जी है, इम्प्लीमेंटेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। वही बात है कि आपको जोन सा है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के हिसाब से डिफरेंट जोन सा है ना वो हमने उससे क्या कहते हैं, क्या वर्ड था, के हिसाब से हमने उसकी एलोकेशन करनी होती है। तो इसलिए हमें नहीं पता कि हमारा अगला प्रोसेस जो है वो कितने एमबीज का आएगा और उसकी हमने एलोकेशन किधर करनी है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर होती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अभी मैं आपको ना इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ। इसके बाद है हमारे पास फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। The system keeps track of free disk blocks for allocating space to files when they are created. Also, to reuse the space released from deleting the files, free space management becomes crucial. The system maintenance in free space list will keep tracks of the disk blocks that are not allocated to some file or directory. The free space list can be implemented mainly as bitmaps, linked list, ठीक है। ये जो मैंने आपको थोड़ा फ्री स्पेस का बताया बिट मैप्स को, और हम जोन सा है ना लिंक लिस्ट को नहीं देखेंगे। ये आई थिंक सो आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, आगे जाके आप बिट मैप्स के बारे में पढ़ लेंगे। एमएमएसडी अगर आप कोई मल्टीमीडिया से रिलेटेड आपका कोर्स है, शायद 8 सेमेस्टर वाले के 6 सेमेस्टर वाले भी पढ़े, आई डोंट नो, तो उसके अंदर जोन सा है ना आप ये इनको कवर कर लेंगे।
वैसे भी आपने आईसीटी में भी बिट मैप के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे जो डेटा है, पिक्चर्स वगैरह फॉर एग्जांपल, वो हमारी जो सी हैं वो बिट मैप्स के अंदर सेव होती हैं। फिर उसके बाद हाँ, अगर हम बात करें हमारी पिक्सेल्स में हमारे डेटा सेव होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ी हुई होगी। तो अभी सिर्फ इधर जो सा डिस्क की जो सा ना थोड़ी मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। जिस तरह आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है, एलोकेशन, प्रोसेसेस का एलोकेशन वगैरह करना, इसी तरह डिस्क मैनेजमेंट आपकी क्या करती है कि आपकी जो फ्री स्पेस है उसके अंदर जो न्यू प्रोसेसेस आते हैं उनको मैनेज करते हैं। जो प्रोसेसेस हमने डिलीट, जो फाइल्स वगैरह हमने डिलीट कर दी होती हैं उनको दोबारा से अपने स्टेटस टेबल में ऐड कर लेती हैं कि दोबारा जब स्पेस की जरूरत हो तो उधर न्यू डेटा जो सा वो ऐड कर दिया जाए। टाइम थोड़ा सा रह गया है, ये आपको लिंक लिस्ट और जोन सा है वो बिट मैप्स में नहीं करा रही। वर्चुअल मेमोरी है, हम वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे अभी जब नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा। और हम साथ में, मेरा हाल 10 मिनट 20 मिनट का ही लेक्चर आ जाएगा फिर हमारा। चलिए आज हम वर्चुअल मेमोरी करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने जो अगले 2 टॉपिक करने हैं वो है पेजिंग और सेगमेंटेशन, आई थिंक सो होगी इसके बाद। यस, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन हम ये 2 टॉपिक करेंगे।